देखो प्रकाशिक माध्यम समझते हैं। जिसे ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम किसे बोलते हैं? मतलब वह माध्यम जिसमें प्रकाश क्या कर सकते हैं, प्रकाश जा सके, वह माध्यम जिसमें प्रकाश जा सके, प्रकाशिक माध्यम कहलाती है। बोलो सही है? प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं। मतलब जा सके, आ सके, कुछ भी है, जाएगी तभी तो आएगी वहां से। बोलो। तो वह माध्यम जिसमें प्रकाश जा सकती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिक माध्यम बोलते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बताओ प्रकाशिक माध्यम में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? बोलो। मिरर यानी कि शीशा बोल सकते हैं, वायु, पानी, निर्वात, बोलो सही है, इत्यादि। मतलब इसी प्रकार और हैं, समझ रहे हो? उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिक माध्यम। और ये प्रकाशिक माध्यम दो प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें इस प्रकाशिक माध्यम की, तो ये प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रकाशिक माध्यम मतलब प्रकाश किन चीजों में जा सकती है, सिर्फ 2 माध्यम होते हैं। एक होता है सघन विरल माध्यम, विरल माध्यम और सघन माध्यम। हम सिर्फ उस माध्यम की बात कर रहे हैं जिस माध्यम में प्रकाश जा सके, उसे हम बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम ना। तो एक माध्यम है सघन माध्यम, दूसरा कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। विरल माध्यम को हम क्या बोलते हैं? रेयर मीडियम, रेयर मीडियम बोलते हैं। और इसे कौन सा मीडियम बोलते हैं? डेंसर मीडियम बोलते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों जाना करो। रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम में कंफर्म कैसे करेंगे कि रेयर क्या होता है, डेंसर क्या होता है? अगर एक हम तुम्हें एग्जांपल एक तरह से दोनों से तुलना करके समझाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। इसका घनत्व कम होता है, घनत्व कम होता है। और इसका घनत्व क्या होता है? इसका घनत्व ज्यादा। इसका घनत्व कम होता है और इसका घनत्व ज्यादा होता है। घनत्व का मतलब समझते हो? घनत्व का मतलब ये है, मान लो कि हमारे पास 2 गोले हैं, एक ये गोला है, एक ये गोला, दोनों समान आकार के गोले हैं। जूम कर लो। अगर हम कहें इस गोले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, इसमें कितने पॉइंट हैं? 25। और इसमें कितने हैं? 10। तो वॉल्यूम दोनों का सेम है। इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम क्या है? दोनों का वॉल्यूम सेम हमने मान लिया। तो सेम वॉल्यूम, समान घनत्व और समान आयतन में अगर ज्यादा पार्टिकल्स हैं, ज्यादा कण हैं, तो उसका घनत्व ज्यादा होगा। अगर उतने ही आयतन में अगर कम कण हैं तो उसका घनत्व क्या होगा? कम होगा। तो इसमें से किसका घनत्व ज्यादा है? 25 वाले का। तो बोलेंगे कि मतलब इस गोले का घनत्व ज्यादा, इस गोले में कण की संख्या ज्यादा है ना, इस वजह से हम कहेंगे इसका घनत्व ज्यादा है और इसका घनत्व क्या है? कम है। जैसे कि अगर हम बात करें पानी में, अगर हम मान लो कि ऐसे इतना बड़ा हमने लोहा ले लिया, ये क्या है? लोहा। और इतना ही बड़ा हमने क्या लिया? लकड़ी ले लिया। तो दोनों में किसका घनत्व ज्यादा होगा? लोहे का, क्योंकि लोहे में कणों की संख्या लकड़ी में कणों की संख्या से ज्यादा होगी। इसमें कणों की संख्या कुछ ज्यादा ही ज्यादा होती है, इसी वजह से लोहे का घनत्व ज्यादा होगा और लकड़ी के घनत्व क्या होता है? कम होता है। लोहे का घनत्व ज्यादा होगा और लकड़ी का घनत्व कम होगा। उसी तरह से इनमें देखेंगे कि जो सघन माध्यम है, विरल माध्यम। और याद रखना प्रकाशिक माध्यम होना चाहिए, सघन हो, विरल हो, लेकिन प्रकाशिक माध्यम हो। पहली बात तो घनत्व ज्यादा होता है, कम होता है। और दूसरी चीज,
इसमें देखो, अगर कोई चीज विरल माध्यम हम कब कहेंगे, मतलब वह माध्यम जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, यानी प्रकाश की चाल क्या होती है, अच्छा हाँ जी, विरल होती है, विरल माध्यम है ना, जिसमें भाई जो कम पार्टिकल है तो बहुत तेज जाएगी ना प्रकाश की किरण, ये तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। और इसी का उल्टा घनत्व, इसमें क्या होगा, इसमें प्रकाश की चाल कम होती है, प्रकाश की चाल कम होती है। अगर हम एक उदाहरण समझाएं तो देखो, ये विरल माध्यम और यह है सघन माध्यम। देखो, ये विरल माध्यम और ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। विरल माध्यम के उदाहरण क्या क्या होगा, अगर देखो, और ऐसा भी नहीं कि हम किसी को सघन माध्यम किसी को विरल माध्यम नहीं कर सकते। हमें अगर सघन माध्यम और विरल माध्यम को पता करना कि कौन सघन माध्यम है कौन विरल माध्यम है, तो हमें दो माध्यमों को आपस में तुलना कराना पड़ेगा। जैसे कि हम ऐसा नहीं कि बता सकते, जैसे हमने कहा पानी, अब हम किसी से पूछे कि बता पानी कौन सा माध्यम है, तो पानी ना तो सघन है ना तो विरल है, कहेंगे भाई किससे। अगर हम तुमसे पूछे कि लड़का बहुत पढ़ने में अच्छा है, तो पता नहीं अच्छा कि नहीं अच्छा है, भाई किसी से तुलना तो कराओ। तो जब किसी से तुलना नहीं कराएंगे तो हम कैसे बता सकते हैं कि पानी सघन है कि विरल है। अब देखो, अगर पानी को हमने हवा से तुलना कराया, किससे, हवा से, पानी को अगर हवा से तुलना कराया तो पानी कैसा माध्यम होगा, सघन माध्यम होगा। ये कैसा माध्यम होगा, सघन माध्यम होगा। और ये कौन सा माध्यम होगा, विरल माध्यम होगा। और अगर इसी पानी को हम कांच से तुलना कराएं, मतलब शीशे से तुलना कराएं, तब यहां मतलब कांच और शीशे में किसका घनत्व ज्यादा है, कौन ज्यादा कठोर है। घनत्व का मतलब कठोर से भी समझ सकते हो, ये तो इसका मतलब ये कांच क्या है, यहाँ पर सघन माध्यम है और पानी क्या है, विरल। तो देखो, ऊपर वाले में पानी सघन माध्यम है, नीचे वाले में पानी क्या है, विरल माध्यम है। और अगर फिर इसको हम तुलना करा दे किससे, भाई सब लोहा कैसे होगा यार, लोहा प्रकाशिक माध्यम नहीं है ना, कांच से तुलना कराए और हीरे से तुलना करा देते हैं, किससे, हीरे से तुलना करा दे। तो कांच और हीरे बताओ कौन सघन ज्यादा होता है, हीरा बहुत ज्यादा सघन होता है। कांच को तुम तोड़ सकते हो लेकिन हीरे को नहीं तोड़ पाओगे। तो कांच यहाँ पर कौन सा माध्यम होगा, विरल माध्यम, और हीरा कौन सा माध्यम होगा, सघन माध्यम होगा। अगर जब हम इसको हवा और पानी से तुलना करा रहे थे तो पानी सघन माध्यम था, और जैसे ये सोचो ना कि जिस चीज से हमें चोट ज्यादा लगेगी, बस ऐसे समझ लो कि वो सघन होगा, और जिस चीज से चोट कम लगेगी वो विरल माध्यम होगा। तो अगर तुम्हें पानी और हवा दोनों से मारा जाए तो किसी चोट ज्यादा लगेगी, पानी से लगेगी ना। तो पानी कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम, और हवा कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। उसी प्रकार पानी और कांच की हम तुलना कराएं तो बताओ, पानी से तुम्हें मारा जाए फिर कांच से, किसी शीशे से मारा जाए, तो कांच से ज्यादा चोट लगेगी ना। इसका मतलब ये कौन सा माध्यम होगा, सघन माध्यम, और ये कौन सा माध्यम, विरल माध्यम। और अगर उसी कांच को हम हीरे से तुलना करा दें तो हीरा सघन माध्यम होगा और कांच क्या होगा, विरल माध्यम। तो दिख रहा हो ना, किसी को हम सघन माध्यम किसी को हम विरल माध्यम ऐसे फिक्स नहीं कर सकते, हम उसको तुलना कराएंगे, तुलना के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि कोई माध्यम सघन होगा या फिर विरल होगा। समझ पा रहे हो, ओके। तो ये है प्रकाशिक माध्यम के आधार पर मतलब अगर हम बात करें प्रकाशिक माध्यम, तो प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। और अगर हम सिर्फ माध्यम की बात करें, सिर्फ माध्यम यानी कि सिर्फ हम मीडियम की बात करें, तो ये माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होंगे। समझते हैं कौन कौन। एक होता है, देखो, पहला होता है पारदर्शी, पारदर्शी, दूसरा होता है अल्प पारदर्शी, अल्प पारदर्शी, और तीसरा होता है अपारदर्शी। समझ पा रहे हो, एक होता है पारदर्शी, अल्प पारदर्शी और अपारदर्शी। देखो, यहां अगर हम बात करें पारदर्शी, तो पारदर्शी हम किसे बोलते हैं, जिसके आर पार, देखो, ऐसा माध्यम जिसके आर पार देखा जा सके,
जिसके आर पार देखा जा सके, देखा जा सके, उसको हम कौन सा माध्यम बोलते हैं? पारदर्शी माध्यम। मतलब अब इसको तुम बना के लिख सकते हो ना अपने हिसाब से सेंटेंस में कि वह माध्यम जिसके आर पार हम चीजों को देख सकते हैं उसे हम कौन सा माध्यम बोलेंगे? पारदर्शी। और अल्प पारदर्शी मतलब ऐसा माध्यम जिसके आर पार हम चीजों को आंशिक रूप से देख सकते हैं। आंशिक मतलब क्या? थोड़ा भाग हम देख पाए, आंशिक रूप से देख सकते हैं। तीर का ध्यान देना। ऐसा माध्यम, वह माध्यम जिसके आर पार आंशिक रूप से देखा जा सके या फिर देख सकते हैं, उस माध्यम को हम कौन सा माध्यम बोलेंगे? अल्प पारदर्शी। और अपारदर्शी हम किसे बोलेंगे? ऐसा माध्यम जिसके आर पार न देखा जा सके, जिसके आर पार न देखा जा सके, न देखा जा सके, उस माध्यम को कौन सा माध्यम बोलेंगे? अपारदर्शी। अगर हम थोड़ी इंग्लिश की बात करें तो पारदर्शी को इंग्लिश में जानते हो क्या बोलते हैं? थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, ऐसे जैसे इसको लिखें थोड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और इसको क्या बोलते हैं? अल्प पारदर्शी को बोलिए सर, बोलो। एक ही जानते थे, एक ही बता दी एकदम। देखो पारदर्शी को हम इंग्लिश में बोलते हैं, अरे क्या हो रहा है? अच्छा ज्यादा इंक हो गया था, इसको उल्टी होने लगी हमारे शर्ट भी में। चलो देखो, पारदर्शी माध्यम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, मतलब अल्प पारदर्शी। और अपारदर्शी बिल्कुल ओपेक बोलते हैं, OPAQUE, ओपेक मीडियम। अगर हम कहें कि ओपेक मीडियम मतलब कौन सा मीडियम है? अपारदर्शी मीडियम। ट्रांसलूसेंट मतलब अल्प पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। अगर इसको हम सांकेतिक भाषा में लिखें तो ऐसा माध्यम जिसके आर पार दिखाई दे, या फिर हम जिसके आर पार दिखाई दे देखा जा सके। ऐसा माध्यम जिसके आर पार क्या हो? दिखाई दे, उसे हम कौन सा माध्यम बोलते हैं? पारदर्शी माध्यम। और ऐसा माध्यम जिसके आर पार आंशिक रूप से देखा जा सके, समझ पा रहे हो? तो ये होता, सिर्फ माध्यम की बात करें तो ये होगा पारदर्शी। सही से बैठो, कैसे बैठे हो? पारदर्शी, अर्धपारदर्शी और अपारदर्शी। और अगर प्रकाशिक माध्यम की बात करता है तो प्रकाशिक माध्यम में कौन सा माध्यम आएगा? विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो किसी सघन माध्यम और विरल माध्यम को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक को दूसरे से तुलना कराना पड़ता है। सघन माध्यम को विरल माध्यम से अगर हमें बताना है कि कोई चीज सघन माध्यम है फिर विरल माध्यम है, तो दो माध्यमों को आपस में तुलना कराना पड़ता है ना। दो माध्यमों को आपस में तुलना करना पड़ता है, दो माध्यमों को आपस में तुलना करते हैं। जब तक दो माध्यम को आपस में तुलना नहीं करोगे तब तक हम किसी को भी सघन माध्यम या फिर विरल माध्यम नहीं कर सकते। समझ पा रहे? दो माध्यम को तुलना करेंगे तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है या फिर जिस माध्यम का घनत्व ज्यादा होता है उसे हम बोलते हैं सघन माध्यम, और जिस माध्यम का घनत्व कम होता है या फिर जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे हम कौन सा माध्यम बोलते हैं? विरल माध्यम, और इसे हम सघन माध्यम बोलते हैं। ठीक है, नोट करो, बताते हैं। चलो, एक पहला हमने क्या बताया था? पारदर्शी। नाम से कंफर्म, पारदर्शी मतलब आर पार दिखाया जा सकता है। और अल्पा, अरे वाह, बहुत आगे जाओगे। अल्पा पारदर्शी एकदम जैसे किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ है।
किस ग्रह से आए हो? अल्पा पारदर्शी वाले। इसी का अलग है, तुम लोग माध्यम बना लेते हो, इनका एक अलग माध्यम है। पारदर्शी के एग्जाम्पल बताओगे क्या है? जैसे पहली बात तो वायु है, बिल्कुल, बस रहने देते हैं। अल्प पारदर्शी किसे बोलते हैं? हाँ, अच्छा, इसमें हम पानी कह सकते हैं क्या? ETC कह लें, इत्यादि। इसमें क्या? हिस्सा, बिल्कुल। घिसा कांच, दूषित जल, तेल लगा हुआ कागज। और अगर हम बात करें किताब देख के बता रही हो क्या? पारदर्शी माध्यम की उल्टा हो गया जी, ये अपारदर्शी है ना, अपारदर्शी। इसमें क्या होते हैं? इसमें तो जानते ही हो, जो भी चीज लिख लो, लोहा, लकड़ी। ETC का फुल फॉर्म बता दो दीजिए। हाँ, इटसेट्रा। इसे मतलब ये लिख लोगे ना, ये तो बात खत्म है, छोड़ो। अब आते हैं प्रकाश के परावर्तन पे। इतना तो प्रकाश के परावर्तन पढ़ने के बाद तक हम समझ पाएंगे। प्रकाश का परावर्तन, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ, देखो रिफ्लेक्शन है, यहां पर याद रखना। अब प्रकाश की परावर्तन और अपवर्तन में, अपवर्तन की इंग्लिश होती है रिफ्रैक्शन होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। बताओ कोई परिभाषा बताएं, प्रकाश का परावर्तन क्या है? बोलिए। चलो, मतलब सही जानते हो, बिल्कुल। यानी जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तथा चिकने या पालिशदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती। प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन अगर देखो ना, तो ये अगर हम बात करिए, डिफिनीशन लगभग 90% सही है। कितना परसेंट? 95 ले जा सकते हो मे बी, तो 100% क्या सही है? देखो, जब कि प्रकाश की, ये 90% फार्मूला सही है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तथा पालिशदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहता है। लेकिन ये परिभाषा 90% सही है, 95 तक ले सकते, 95% सही है। अगर हम 100% की बात कर लें, देखो इसमें मैं समझा दे रहा हूँ ना, बाकी वो समझ जाओगे, लेकिन 90% 95% वाला ही सही होता है। 95% वाला सही कहने का ये मतलब है ना कि ज़्यादातर तुम 95% वाले से समझोगे। अगर ये थोड़ा सा और आगे बताएं उसके पहले तो कुछ समझोगे। जैसे देखो, ये प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है। अच्छा, कभी देखोगे जब कोई शीशे, मान लो कि तुम्हारे पास बैटरी है,
एक मिरर है, शीशा से समझ लो कि उतना तो समझ ही रहे हो, शीशा इसमें जब लाइट इंसिडेंट कराओगे, मतलब लाइट इस पर आपतित किरण डालोगे, तो आपतित किरण जब परावर्तित होती है तो क्या जितनी चमकदार पहले होती है उतनी चमकदार बाद में होती है? नहीं। यहां से तो डायरेक्ट टार्च जला के बहुत तेजी से दिखाई देगा, लेकिन अगर उसी को शीशे से ऐसे परावर्तित करा करके उस पर भेजो तो उतनी ज्यादा चमकीली नहीं होती है। इसका मतलब उसका अधिकांश कुछ भाग मतलब वापस जाता है, और अधिकांश भाग इसके द्वारा क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। इस सतह द्वारा अवशोषित प्रकाश की किरण को अवशोषित कर लिया जाता है, जिसे प्रकाश की तीव्रता बोलते हैं। तो किसी भी जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक तल से टकरा करके परावर्तित होती है तो तल पर टकराने के बाद उसकी तीव्रता कम हो जाती है। तीव्रता मतलब मात्रा, प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है, क्वांटिटी, प्रकाश की क्वांटिटी कम हो जाती है, मात्रा कम हो जाती है। इसी वजह से परावर्तित के पहले की जो प्रकाश की किरण है, परावर्तित के बाद की प्रकाश की किरण, दोनों में चमकीले का फर्क होगा। दोनों में इसमें पहले वाले में ज्यादा चमक होगा, दूसरे वाले में कम चमक होगा। ये चीज होती है। यानी कि अब क्या बना सकते हो प्रकाश की? अब अगर हम प्रकाश की परावर्तन की परिभाषा बनाना चाहते क्या कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तथा पालिशदार तल से टकराकर प्रकाश का कुछ भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तब प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ रहे हो? तो एक्चुअल में ये होता। चलो, तो ये देखो, ये कोई सतह है, एक कैसा सतह है? मान लो कि ऊपर वाला, देखो ऊपर वाला कौन सा सतह है? ऊपर वाला पालिशदार सतह है, पालिशदार सतह। और नीचे वाला कौन सा सतह है? ऊपर वाला पालिशदार, नीचे वाला चिकना तल। कलई किया हुआ तल। मतलब अगर कोई भी, देखो कोई भी अगर ऐसे में एक कोई ऐसे तल बनाते, उस तल पर अगर हम नीचे से बना दिए, जैसे लाइन बना रहे हैं ना, अगर इस लाइन का मतलब होता है, ये एक सांकेतिक भाषा समझ लो, इसका अगर ऐसा बना रहे तो इसका मतलब ये है कि इस पर क्या किया गया? कलई किया गया। भाई साइंटिस्टों ने, साइंटिस्ट जो थे वैसे बना दी तो वैसे करेंगे। अब कहोगे कि अगर हम सर ओम को इसी कहाँ दिखाते हैं, भाई सब उनकी मर्जी। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा नाम पवन क्यों रखे, क्यों रोहन नहीं रखे? बताओ। तो तुम्हारे पापा मम्मी की मर्जी, सबकी थोड़ी मर्जी चलेगी। उसी तरह से भाई जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने सबसे पहले सतह के बारे में बताया था कि सतह क्या होता है, उन्होंने कहा कि ऐसे लिखेंगे। पवन तो तुम्हारा नाम कुछ सोच के रखे थे। मैं गधा कहेगा, ऐसे कोई लॉजिक नहीं है। हर चीज का लॉजिक होता है। कुर्सी कहाँ है? इसी बनाई गई है। हर एक चीज लॉजिक कहाँ है? इसी कलर की बनाई गई है। कहीं काले कलर की नहीं है। पागल बन जाओगे, पागल बन जाओगे। सर के किनारे झिल्ली भी नहीं होगी, जान लो, इसे अगर सोचोगे। इतना डीपली नहीं, समझ रहे हो? ये हर चीज का अपना कोई लॉजिक नहीं होता दुनिया में। मतलब जितने लोग नहीं, उससे ज्यादा चीजें हैं अजीब अजीब। तो सबका सबके बारे में पढ़ना शुरू कर दो। कागज क्यों पतला होता है, मोटा क्यों नहीं होता है, ठीक अजीब बातें करते हो। कागज सफेद होता है क्यों, क्यों कलम काले कलर का होता है, कलम सफेद होना चाहिए, पेज काला होना चाहिए, तभी तो दिखाई देता। हर चीज देखो, ये प्रकाश की किरण से आ रही है तो परावर्तित होगी, ऐसे जाएगी। तो क्या मुझे बताओ, इसकी तीव्रता जा रहा, अच्छा इसको किरण को कौन सी किरण बोलते हैं जी? जो किरण आती है उसे हम आपतित किरण बोलते हैं। इसे हम आपतित किरण बोलते हैं। अब जब कोई किरण वापस जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम परावर्तित किरण बोलते हैं। अच्छा, इसमें मतलब किसकी तीव्रता जा रहा होती है? कोई पूछे कि मतलब किसकी तीव्रता याद होगी? देखो, आपतित, इसकी आवृत्ति मतलब मात्रा होता है, याद रखना। आवृत्ति, इसकी आवृत्ति क्या होती है? ज्यादा। ज्यादा मतलब तीर हमने ऊपर कर दिया, तीर ऊपर का मतलब क्या होगा? ज्यादा। और इस परावर्तित किरण की आवृत्ति इसकी आवृत्ति क्या होती है? कम होती है। समझ पा रहे हो? अगर ऐसा मान लो कि इसमें से इसकी आवृत्ति 100 है तो इसकी आवृत्ति कितना होगी? लगभग 80 होगी, 70 होगी। बाकी जो 30 होती है इसमें एब्जॉर्ब कर ली जाती है, इस सतह द्वारा अवशोषित कर ली जाती है।
मात्रा यार, कितनी और बतानी है एक बार। आवृत्ति मतलब मात्रा, चमक समझ सकते हो। अब देखो इसको थोड़ा सुनो, प्रकाश के परावर्तन को थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए ना हम इसको ऐसे एक ऊपर एक ऐसी काल्पनिक रेखा खींचते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। अच्छा वो वाले बन गए। अब इसे हम क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अभिलंब या फिर नॉर्मल। और अगर कोई पूछे कि अभिलंब क्या होता है, अभिलंब एक काल्पनिक रेखा होती है जो किसी सतह पर कैसी होती है? लंबवत होती है, खड़ी होती है। ऐसा मतलब नहीं कि चाहे इधर तुम कर लोगे, नहीं, वो लंबवत होनी चाहिए। समझ रहे हो? अगर हम एक अभिलंब की बात करें, अच्छा ये आपतित किरण समझ रहे हो ना, परिभाषा लिखवा नहीं रहे कि आपतित किरण क्या होती है। जो प्रकाश की किरण आती किसी सतह पर आती है उसे हम आपतित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण किसे बोलते हैं? जबकि प्रकाश की सतह किसी तल से टकरा, जबकि प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा करके वापस जाती है तो उस किरण को हम कौन सी किरण बोलते हैं? परावर्तित किरण। अभिलंब लिख लेते हैं। अभिलंब किसे, जिसे हम इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं? अरे वाह, अभिलंब क्या है? अभिलंब एक काल्पनिक रेखा है, लिखोगे। अभिलंब क्या है? अभिलंब एक काल्पनिक रेखा है। अभिलंब एक काल्पनिक रेखा है जो सतह पर लंबवत खड़ी रहती है। बोलो सही है? अरे यार खड़ी रहने मतलब सीधी, लंबवत मतलब सीधा ही तो होता है। तो लंबवत सीधी खड़ी रहना तो गलत दिखा। लंबवत खड़ी रहती है उसे हम क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब को हम सामान्यतः कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे? मतलब कैपिटल एन से हम प्रदर्शित करते हैं। समझ रहे हो? ये होता है। और इसमें देखो दो कोण बन रहा है ना, एक कोण इधर बन रहा है और एक कोण इधर बन रहा है। इसमें देखा गया कि देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं? इसे हम आपतन कोण, जिसे हम इंग्लिश में इसे हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। इसे हम आपतन कोण बोलते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। हाँ, परावर्तन कोण बोलते हैं। इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बात सही, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होता है। तो ये अगर कोई पूछे कि आपतन कोण क्या होता है, बता दोगे? आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब की, अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। और इसकी अगर हम बात करें, परावर्तन के नियम की बात करते हैं। परावर्तन के नियम यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम क्या करना चाहेंगे? इसके कितने नियम होते हैं? दो नियम। पहला नियम क्या? आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या होता है? आपतन कोण बराबर होता है आपतन कोण का मतलब क्या? आई बराबर परावर्तन कोण आर। परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या है? अच्छा, एक ही तल में होने का मतलब कोई समझाएगा क्या है इसका? हाँ, मतलब कुछ कैसे इसे समझा के दिखाओ। ये बहुत टफ वाला चीज होता है ये। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है। इसका मतलब क्या एक्चुअल में? मैं लिख दे रहा हूं, इसका मतलब क्या बताओ, सोचो जरा तब तक। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ना एक ही तल क्या मतलब। हाँ, अरे वो तो हमको पता कि अगर लाइट यहीं से टकरा रहा है तो यहीं से जाएगी, ऐसे थोड़ी यहां से उड़ के जाएगी। इसका मतलब एक्चुअली बताओ क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण,
और अभिलंब। थोड़ा ध्यान देना, मेरी राइटिंग से समझौता करना। अभिलंब तीनों क्या होते हैं? इसका मतलब क्या? मिस्टर पवन मुझे दिखाई दे रहा है, तो वो कौन कूद जाओ तुम्हें। हैं देखो क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों की तल में होती है। इसका मतलब क्या? मान लो ये हमारे पास क्या है, ऐसा जूम कर लो, ये क्या है, एक तरह से ये तल है, समतल पालिश तल है। जब कोई प्रकाश की किरण आएगी ना तो ऐसे आकर के यहीं पर टकराएगी। अच्छा, इसकी बस यहां टकराई, मान लो ऐसे आ रही है, तो टकराने के बाद में बिल्कुल ऐसे ही जाएगी और अभिलंब बिल्कुल एकदम सीधा बनेगा। मतलब अगर तुम एक कोई पेज लगाओगे ना तो पेज पे तीनों चीजें आ जाएंगी, उसको हम एक तल में बोलते हैं। और एक तल में अगर हम न कहते ना, इसका ये मतलब होता है कि मान लो ऐसे आई तो हो सकता है ऐसे निकल गई हो, तो क्या एक तल में होंगे सब? नहीं, अभिलंब इधर सीधा रहेगा, ये इधर रहेगा, ये उधर चला जाएगा, कहां एक ही तल में होंगे? एक ही तल का मतलब कि कोई पेज रखो तो उस पेज पर तीनों चीजें आ जाती हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब ऐसे एक लाइन में होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई इधर अल्टर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे मान लो ये जो बोर्ड, हमारा बोर्ड एक तल है, तो अगर कोई मान लो ये है ऐसे, मान लो सरफेस है, तो अगर कोई प्रकाश की किरण एकदम बिल्कुल ऐसे बोर्ड से सट करके ला रहा है, तो ये जो परावर्तित होगा बिल्कुल बोर्ड से सट करके परावर्तित होगी। ऐसा नहीं कि ऐसे हम करें तो फिर ऐसे निकल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर तुम कोई एक कागज रखोगे ना, कागज का मतलब वो कॉपी का पेज, तो पेज बिल्कुल एकदम सीधे में ऐसे रखोगे तो उसी पर आपतित किरण, उसी पर परावर्तित किरण, उसी पर अभिलंब, तीनों को टच करेगी वो, उसी को बोलते हैं एक तल में होती है। समझ रहे हो? इसका वो मतलब होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब कि जैसे आ रही फिर एकदम ठीक उसी जिस निशाने पे आ रहे उसी निशाने से सीधे से जाएगी, ऐसा नहीं कि मुड़ करके इधर चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। और अभिलंब बिल्कुल उसकी सी में बनेगा, उसे बोलते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, नोट करो।